बहुत बढ़िया शंख ध्वनि शुरुआत से लेके आखिरी तक वातावरण एकदम शुद्ध। अब जो भी कमी बढ़ी रही हो सब जने महसूस करेंगे और क्षमा करेंगे। ओम प्रणाम वंदे मातरम। क्या सर, बहुत अच्छा हो गया, पूरा पसीना निकल गया। बहुत अच्छा। वाहेगुरु। ताली सुना पड़ रही है नहीं? हाँ, सुना रहे सुना रहे। बगल में एक जना मूछ ऐठन लगे, हमने मूछ वाले बाबा की कैसे। आज नहीं है तो क्या, कल तो थी हमारे पास। बहुत सुंदर, आज बहुत अच्छा योग कराया। आदरणीय हमारे रामकृपाल पटेल साहब, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी, आपके द्वारा जो योग कराया गया उसको बहुत बहुत शायदबाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज हम 1115 दिन पूर्ण कर चुके हैं, आज बिना रुके, बिना गैप के, और यह स्वैच्छिक युवाहर कार्यक्रम लगातार इसी प्रकार से आप सबके सहयोग से चल रहा है, सबकी सहभागिता से चल रहा है। आज बड़े दिनों के बाद हमारी आज जूली बहन जी आज उपस्थित हुई हैं, उनका स्वागत है। और जो नए सदस्य इस युवाहर कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं उनका हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप लोग हमेशा रहिएगा, इसमें जुड़े रहिएगा, और जब अपनी बात कहना है या जो सुझाव देना है या योग कराना है या आहार के ऊपर कोई चर्चा करना है तो आपका स्वागत है। आप संकोच न करें, अनम्यूट करके अपनी बात रखें और अपना प्रस्ताव दें, तो हम सब आपको सुनेंगे। जो भी उपस्थित हैं नए सदस्य, उनका स्वागत के साथ में आज के इसका मंच का संचालन करने के लिए आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आज के विषय पर चर्चा शुरू करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, उत्तराखंड से। जी आदरणीय, सादर प्रणाम। आदरणीय सदस्यों को सादर नमन। और हम इस सिलसिले में कि योग और आहार को कैसे नियमित आगे बढ़ाएं, आज जैसे आदरणीय ने कहा है 1-1-1-5 दिवस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में जो आज हमने योग किया आदरणीय पटेल जी के सानिध्य में, और जैसे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब कह रहे थे कि आप जो मूंछों की ताव की बात हो रही थी, और आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी ने अपनी बात रखी कि हम अपनी खेती और अपनी मूछ कभी भी उगा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैविक खेती इसी सिलसिले में आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सरस्वती पुत्र जी, खेती और मूछ को हम हमेशा आगे बढ़ाएं। लेकिन ये हमारे जी 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 आदमी, मूछ हमारे देश की शान भी है। और मूछ के साथ साथ हमारी खेती हमारे देश की शान है। और हमारी मूछ जितना हमें गर्व देती है, जैविक खेती से और भी गर्वान्वित हम होंगे। और इसी क्रम में जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं तो अभी कल एफपीओ की वार्ता चल रही थी कि कैसे करके एफपीओ जो अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप हो रहे हैं, और बहुत सारे किसान साथी अपने अपने उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो सरप्लस है, जो यानी हमारे एफपीओ में हमारे गांव मोहल्ले और अपने क्षेत्र में जो हमारा अनाज है, सब्जियां हैं, फल हैं या अन्य उत्पाद हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं, उनको हम अपने आपस में ही बांट लेते हैं, बेच लेते हैं। लेकिन बात ये है कि जो सरप्लस है जिसको हम बेच नहीं पाते हैं, जो अधिसंख्या हो जाता है और मार्केटिंग की समस्या होती है, तो ये भी एक बड़ा विषय है। और संभवतः आज इसी विषय पर हमारे आदरणीय सदस्य अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और मैं असल में एक यात्रा मार्ग में हूँ, तो कहीं पे नेटवर्क आ रहा है, कहीं पे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे समूचे जो एफपीओ हैं, हमारे समूचे किसान हैं, उनके मार्ग में किसी तरह की नेटवर्क की बाधा ना आए और वो सुगमता से योगाहार के माध्यम से और अन्य जो भी माध्यम हो उसके माध्यम से अपने उत्पादों को यथास्थान भेज सकें। इसी क्रम में मैं आज की मार्गदर्शन के लिए आदरणीय पवन कुमार सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि किस तरह से आज की हम कक्षा विभिन्न एफपीओ के माध्यम से जो उपस्थित एफपीओ के सदस्य हैं वो अपनी बात रखें। और पहले आदरणीय पवन कुमार सर का मार्गदर्शन मिल जाए और उसी के साथ मार्गदर्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी आदरणीय, स्वागत। जी धन्यवाद दिनेश जी।
और आज की कक्षा बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीके से रामकृपाल पटेल जी द्वारा संपादित की गई है। आज की जो चर्चा का विषय है उस पर आते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो एफपीओ के जो सदस्य हैं, कुछ सदस्य आज जुड़े हुए हैं, वो अपने अनुभव बताएं। कुछ एफपीओ नए हैं, कुछ एफपीओ को बने हुए कुछ समय हो गया है। तो जो हमारे एफपीओ के सदस्य हैं या जो हमारे ऐसे सदस्य हैं जो कि संगठित होकर के अपने उत्पाद कुछ बना रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो अपने अनुभव, मार्केटिंग के अनुभव, उत्पादन के अनुभव बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास करें और एक साझा हमारी समझ बन सकती है उसमें उस विषय पर कि आपकी मार्केट करने पर कौन से उत्पाद की में ज्यादा समस्या है। क्योंकि उत्पाद हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक उत्पाद में वो मार्केट करने में समस्या। शुरुआती दौर पर केवल वही उत्पाद को लेने का प्रयास किया जाए जिसकी जो जैसे अब सब्जियां हैं, सब्जियों के बारे में अभी हमारे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि इसको दूर कहीं पर भेजा जाए। अ, और हालांकि सब्जी और फल में हालांकि कुछ एफपीओ उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि योगाहार परिवार के जो सदस्य हैं, जो एफपीओ के साथ संचालित कर रहे हैं या उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका आपस में ही एक नेटवर्क बने, विश्वास पर आधारित। क्योंकि हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे को संभवतः जानते हैं। कुछ को जो नए हैं उनको कम जानते हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस विश्वास का नेटवर्क एक बने योगाहार के माध्यम से, जहां हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सकें, एक दूसरे के ऊपर सहयोग की बात कर सकें और यथासंभव अपने उत्पाद जहां पर हमें मार्केटिंग करने पर समस्या हो रही है, उसकी समस्या का समाधान हम एक दूसरे को दे सकें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या का समाधान हमारी, अगर कोई मार्केट करने पर हमें कोई समस्या है या हम इसकी बेहतर मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए और संस्थाएं नहीं हैं, और संस्थाएं भी काम कर रही हैं। लेकिन क्या हम अपनी जो मार्केट है वो साथ जुड़े हुए साथियों के बीच में से भी निकालने का प्रयास कर सकते हैं? इस विषय पर अगर हम आज चिंतन करते हैं, बातचीत करते हैं और स्पष्ट रूप से अपने उत्पादों के बारे में यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह उत्पाद हम बेच बेच नहीं पा रहे हैं या बेचने में इसको कम दाम मिलते हैं या इसको बेचने में समस्या आती है, तो एक सबको एक साझा समझ हमारी बन जाएगी कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस जिले में कौन से उत्पाद, कौन से एफपीओ द्वारा क्या चीज का उत्पादन किया जा रहा है या जो आने वाले समय पर होगा, और उसकी आपको मार्केट का दाम नहीं मिल पा रहा है या उसकी समस्या होती है और उसके संभावित समाधान हमारे क्या हो सकते हैं। एक तो यह है कि हम उत्पादन क्या कर रहे हैं, एक है कि हमारे द्वारा सेवाएं क्या क्या दी जा सकती हैं या दी जा रही हैं। तो हो सकता है कि किसी एफपीओ या ऐसे संगठन को वो ट्रेनिंग देता, तो वो प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और सेवाएं दे रहे हों जो कि जिससे कि बाकी लोगों को लाभ मिल सके। तो दो तरह की चीजें हो गई, एक तो हमारे पास उत्पादन करने के लिए क्या है और हमारे पास सेवाएं देने के लिए क्या है। सेवाएं देने के लिए के नाम पर एक और चीज जो अभी कुछ जगह पर मैंने देखी प्रचलित हो रही थी, वो ये थी कि उन्होंने अपने घर में होम स्टे बना रखे थे। यानी कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए, वहाँ उसके रहने की सुविधा है, वहाँ पर फार्म में जाने की, उनके खेत में जाने के लिए उन्होंने इस तरह से व्यवस्था बना रखी है कि बाहर से लोग आकर के रुक भी सकते हैं। हो सकता है प्रशिक्षण भी ले लें, अगर रुक रहे हैं प्रशिक्षण भी ले लें, या खाली घूमने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसी भी व्यवस्थाएं लोगों ने बना रखी हैं। तो ऐसा भी अगर किसी के पास व्यवस्था हो तो बिल्कुल खुले दिमाग से अभी हम सोच रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारे पास क्या है, और धीरे धीरे जब अनुभव बढ़ता है तो इन सब उत्पादों की गुणवत्ता में भी और अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में भी आवश्यक सुधार किया जा सकता है। और ये सबकी अपनी अपनी, क्योंकि वो है
अपनी अपनी स्थिति है, तो वह अपनी स्थिति के अनुसार उसमें जो भी आवश्यक सुधार करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, तो उसके बारे में भी वो आगे उनकी प्रगति का सूचक रहेगा। तो इस काम को करने के लिए अभी हम पहले चर्चा कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर हमने और क्या काम किया है इसके बारे में हम अलग से भी बातचीत करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि करके हमारे जो साथी इस तरह से एफपीओ के साथ जुड़े हैं और एफपीओ में उनका अनुभव है या एफपीओ का उनका कार्य है, जैसे कल भी हमारी बातचीत हो रही थी, इन दो विषयों पर अपनी बात रखें। उत्पादन उन चीजों का जो कि मार्केट करने पर समस्या है और उसकी संभावित मात्रा कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है, और इसी प्रकार से आपकी सेवाएं क्या क्या है। आप कुछ वर्तमान में कुछ सेवाएं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, अभी ये अगर कोई आइडिया के रूप में आया है, हो सकता है आने वाले समय पर कुछ आप सेवाएं दे सकते हैं और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर और इस काम को आगे संपादित करने के लिए हमारे दिनेश जी क्योंकि चले गए हैं, तो मुन्नी लाल जी आप इसको संपादित आगे करिएगा और पूछ लीजिएगा, फिर बाद में मैं भी सबकी बात सुन के अपने कुछ विचार भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब जब भी हम कोई विषय विशेष आता है, आपने हमेशा हम सबको दिशा दी है। मैं पुनः दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपना आगे चर्चा कराने का कष्ट करें। अरे दिनेश जी सेमवाल जी तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद जी दिनेश जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो जो अभी 2 दिन से चर्चा चल रही थी एफपीओ के बारे में, हमारी बहनों ने कई सवाल किए थे, उसके बारे में आदरणीय हमारे जो आदरणीय पवन कुमार जी ने बताया, दिनेश जी नेटवर्क में नहीं है, तो इस बार किसी का कोई मार्गदर्शन, कोई सुझाव, कोई समस्या, तो सादर आमंत्रित हैं। अब हैंड रीच कर सकते तो मैं उनको आमंत्रित करूँगा। जी आदरणीय प्रतीक जी, आपका स्वागत है, आप आए और सदन में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। सदन को नमन। मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है? हेलो, आ रही है। आवाज हाँ हाँ। तो सर ने जो बताया वो बहुत ही अच्छा एक है। हमारा एफपीओ अभी आने वाले अगस्त महीने से संतरे का बिक्री का थोड़ा व्यवस्थापन देखेंगे बाहर तक, मतलब भोपाल और दिल्ली के कोई अगर जुड़े हुए हैं तो बड़े बड़े शहरों में हम डायरेक्ट B2B सेलिंग का अभी प्रयास हमारा है। तो इस के ऊपर अगर कोई हमको मतलब लोकल मार्केट से कनेक्टिविटी अगर हो सकती है तो हम उनको बड़े ट्रक का माल उनको डिलीवर करेंगे और फिर वो चिल्लर में वो माल को उनकी बिक्री करेंगे। तो इस प्रकार का हमारा वो नियोजन है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापारी लोग जो थे वो बड़ी मात्रा में यहाँ से उठा के ले जाते थे बिचौलिया के माध्यम से। तो हमको अभी डायरेक्ट हमारी एफपीओ को मुनाफा लेने के लिए जो हमारा बहुत क्वालिटी का जो संतरा है उसको अभी डायरेक्ट बेचने का अभी हमारा प्रयास है। तो इसके माध्यम से अगर कुछ दिनों पहले हमने कांटेक्ट किए थे, हमारे एफपीओ के किसानों की बातचीत हमने कराई है। तो जो भी योगाहार परिवार में जुड़े हुए सदस्य हैं सभी से निवेदन है कि आने वाले समय में हमारा वहाँ पे प्रोग्राम हम आने का विजिट का ये रहेगा प्लानिंग, तो आप कृपया उसमें मदद कीजिए। तो धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय प्रतीक जी, आपने अपना मार्गदर्शन सदन में प्रस्तुत किया। और भी हमारे कोई भाई बहन अपना हैंड रेज कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, हैंड रेज करेंगे उनको हम पहले जी सर। प्रतीक जी मैं ये जानना चाह रहा था कि हाँ, कि आपके जो संतरा है उसकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी आपके पास कितनी है, किस मौसम में ये मतलब कौन से मंथ्स में ये अवेलेबल होगा, ये थोड़ा सा और डिटेल बता दीजिएगा कि संतरा
कि कई सारी क्वालिटी होंगी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे तो सबको एक जानकारी होगी, क्योंकि जो अच्छी जो ए ग्रेड है उसकी कहीं मार्केट होगी अच्छी, बी की कहीं और होगी, सी की कहीं होगी। थोड़ा सा संतरे के बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। सर इसमें ए ग्रेड का जो संतरा है वही हम मतलब फ्रूट टेबल को सेल करने के लिए लाएंगे मार्केट में। और इसकी मात्रा अभी तो हमारे जो किसान है वो एफपीओ से जुड़े हुए हैं, वो बहुत से किसान हैं, यहाँ तो हजारों टन का संतरा रहता है। लेकिन उनमें से हमारे एफपीओ से जुड़े हुए जो चुनिंदा किसान हैं जो अभी इस साल हमारे साथ है, तो वो लगभग 70-75 टन का अभी हम अच्छा क्वालिटी का संतरा अभी निकालने की कोशिश करेंगे। और उनका और जो उसका जो टाइम है आने का वो अगस्त महीने से चालू हो जाता है और नवंबर तक, दिवाली तक वो रहता है। तो ये टाइम स्पैन रहेगा। तो इससे पहले हम अभी जो भी मार्केट है, जो बड़े बड़े सिटी के मार्केट है, वहाँ पे विजिट का हमारा प्लानिंग है। और योगाहार परिवार के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन उन सिटी के, तो वो सभी सदस्यों से हम कांटेक्ट करके वहाँ का मार्केट ट्रेसिंग का भी एक अभी प्लान बना रहे हैं, ताकि आने के बाद वहाँ पे दिक्कत ना जाए। और हो सके तो वहाँ के जो भी ठेले वाले जो लोग हैं जो फ्रूट सेलिंग करते हैं, उन उनके साथ कांटेक्ट करके उनको कितना रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम यहाँ से माल लाने का प्रयास भी रखेंगे। तो ये सब बातें हैं उसमें। अगर और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, ये आप कह रहे हैं कि 75 टन आपकी एफपीओ की प्रोडक्शन होगा। और तो ए ग्रेड संतरा तो ये हो गया, उसकी कुछ प्राइस कितनी मिलती है, कितनी एक्सपेक्टेशन है, दो चीजें और भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। और ये भी मैं जानना चाह रहा था कि बी और सी ग्रेड को क्या करते हैं, उसका क्या आप जूस बना देते हैं या कुछ और काम होता है, या लोकल वो बिक जाता है? अभी बी और सी ग्रेड का जो है वो विजयवाड़ा या साउथ इंडिया में जाता है माल, लेकिन अभी यहाँ हमारे नागपुर में पतंजलि का अगर वो प्लांट चालू हो गया तो हम वहाँ पे जूस के लिए भेजेंगे। नहीं तो यहाँ पे हमारा नजदीकी एक छोटा सा प्लांट है, मतलब हमारे गांव के कुछ अलग एफपीओ का प्लांट है, वो जूस वगैरह निकालती है, तो वहाँ पे भी लोग देते हैं। वैसे तो लोग साउथ इंडिया में भी बेचते हैं माल सी ग्रेड वाला, तो उसका वो रहता है। और जो बात रही जो रेट की, तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या गिरता है उसको हमको कैलकुलेट करने के बाद ही हमको वो अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जो एफपीओ से जुड़े हुए उनका कहना है कि वहां जाने को कितना खर्चा आएगा, फिर वहां जाने के खर्चे को कैसे हम एडजस्ट करें, तो बाद हम आपको कॉस्ट बता सकते हैं। वो सिटी वाइज वेरी होगा, अगर हमारे नागपुर से अगर भोपाल रहेगा तो कम रहेगा, अगर दिल्ली रहेगा तो ज्यादा रहेगा, तो इस तरह से वो एडजस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, लॉजिस्टिक कॉस्ट पर आधारित होगा, लेकिन एक बेस प्राइस जो होगी उसके ऊपर आप देख लीजिएगा। और क्योंकि हर एक शहर की अपनी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, और ट्रांसपोर्ट के आधार पर वो एक फिक्स रहती है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के आधार पर। तो यही व्यवस्था जब होती है, और ये लॉजिस्टिक्स की जब व्यवस्था आती है, तो इसमें ये होता है कि आपका ट्रक एक तरफ से गया, माना जाए भोपाल गया, लेकिन भोपाल से या उसके आसपास के क्षेत्र से अगर वो ट्रक खाली आता है, तो आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डिवाइड नहीं होती है, मतलब आधा नहीं होती। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, और नेटवर्किंग के बारे में सोचना पड़ेगा। ये लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जो है वो आधी हो जाए, जो ट्रक जा रहा है भरा हुआ वो वापस भी भर भर करके ही वापस आएगा, तब इसमें सबको फायदा होगा। तो ठीक है प्रतीक जी, अभी तो इतना बातचीत करते हैं, अभी और हैंड रेज्ड है। मुनीलाल जी आगे संचालित करिएगा, मेरे तो प्रश्न अभी इतने ही। जी सर, थैंक यू सर। संवाद एफपीओ पर चल रहा है, हमारे कई किसान एफपीओ का संचालन कर रहे हैं। उसी क्रम में झारखंड से आदरणीय ओंकार नाथ जी ने हैंड रेज किया है, उनका भी एक एफपीओ है, तो वो उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे अपना संवाद एफपीओ से संबंधित जो भी समस्या है, सुझाव है, मार्गदर्शन है, वो प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय ओंकार नाथ जी। जी, सभी को नमस्कार।
मेरा प्रश्न थोड़ा सा पहले यह है प्रतीक जी से कि वो थोड़ा सा और अपना बारे में बताएं और उनका कहाँ पर एफपीओ चल रहा है और किस किस चीज़ का वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एपीओ को उनका नाम क्या है, थोड़ा सा और अपने बारे में बताएं। और हम पलामू झारखंड से ओंकार नाथ हैं। और क्या आपका माल क्या झारखंड में यहाँ पर पहुंच सकता है, तो यहाँ क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। सर एक बार रिपीट कर, नेटवर्क इश्यू था। ओंकार नाथ जी थोड़ा म्यूट सा कर आपने दीजिए बात अपना। थोड़ा सा और बताएं। मैं आ रहा हूँ इसमें। मेरी रिक्वेस्ट होगी अभी इसकी डिटेलिंग ओंकार नाथ जी और प्रतीक जी आपस की आप डिटेलिंग बाद में करते रहना। अलग से भी आप फोन एक्सचेंज कर लेना, तो आपकी बहुत सारी बातें हो जाएंगी। इस मंच पर अभी हम एक दूसरे को जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी कर लेते हैं। और आप अपने बारे में बता दीजिएगा ओंकार नाथ जी, अपना एफपीओ क्या कर रहा है, क्या आपके पास उत्पाद जो है जिसमें मार्केटिंग करने पर समस्या है, या आपके पास ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी आप सेवाएं दूसरों को दे सकते हैं, उसके बारे में संक्षेप में बताइए, फिर हम डिटेल में बातचीत और मेरा करेंगे। अभी काफी जी 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 अभी मेरा तैयारी चल रहा है मार्केटिंग के लिए, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि धान का समय है, सीड का समय है, तो मेरा चूंकि पहले से ब्लैक राइस हम करते आ रहे थे, तो इस वर्ष अभी हम सीड सप्लाई कर रहे हैं ब्लैक राइस का। तो युवहार मंच में भी जो हमारा कार्यक्रम हुआ हरिद्वार पदार्था में, तो कुछ सैंपल वहां पर ले गए थे, तो हम देखे ना काफी लोगों ने उत्सुकता दिखाया था। तो सैंपल कम पड़ गया मेरा जो हम वहां पर लेके गए थे, बाकी बाकी बहुत लोग ले नहीं पाए थे। तो ब्लैक राइस जहाँ तक आप लोग को जानकारी है कि एक अच्छे क्वालिटी का चावल होता है जिसमें शुगर क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट कम होता है, जिससे वजह से शुगर के रोगियों में इसका डिमांड है। ग्लाइसेमिक इसका थी जो वैल्यू इसका कम होता है, जिसके चलते पाचन क्रिया थोड़ा धीरे धीरे होता है, तो इसके चलते शुगर का कंट्रोलिंग में इसका काम करता है। तो अभी जो भी मैंने एफपीओ और भी किसान लोग चाहते हैं कि इसका सीड के लिए, तो अभी हम मेरे पास उपलब्ध है और हम इसका सप्लाई अभी दे रहे हैं, और भी जगह से डिमांड आया है तो हम सप्लाई देना शुरू किए हैं कोरियर के माध्यम से। तो अगर कोई चाहते हैं तो अपना ले सकते हैं। और भी हम कुछ और फसलों पर हम अपना काम का अथी कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें एक लेमन ग्रास का था, तो लेमन ग्रास का भी तेल मेरे पास उपलब्ध है, 50 लीटर है। तो उसका अब हम तैयार कर रहे हैं, फ्लोरमोप तैयार कर रहे हैं जो पोछा मारने के काम आता है लाइजोल की जगह पर। तो लाइजोल जैसे कि केमिकल में होता है, तो काफी उसका नुकसान साइड इफेक्ट होता है उसका। तो ये आपका प्योर हर्बल इसका बनता है लेमन ग्रास तेल का, और सिट्रोनल ऑयल का फ्लोर बनता है जो पोछा मारने का काम, तो 100% जर्म किलर है, और सेंटेड भी है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये अभी हम लोग बना रहे हैं कुछ और इसमें प्रोडक्ट, जो आगे अभी इस लेमन ग्रास का चाय पत्ती भी तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा कुसुम कुसुम का तेल मेरे पास तैयार हुआ है, अभी करीब लगभग 1 क्विंटल तेल मेरे पास है, ज्यादा मात्रा नहीं है। तो कुसुम का तेल कोई डिमांड करते हैं तो उसका भी हम सप्लाई देने के लिए तैयार हैं। और उसमें कुसुम का तेल थोड़ा सा बता दूं कि हार्ट के रोगी के लिए लाभदायक होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल इसमें कम होता है, जो चर्बी होता है, तो हार्ट के रोगियों के लिए थोड़ा सा चर्बी वाला तेल खाने में थोड़ा सा नुकसान होता है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होने चलते इसका डिमांड है हार्ट के रोगियों में। तो ये इसका तेल भी सप्लाई देने के लिए तैयार है। और दूसरा इसका सीड भी हम सप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अगर डिमांड करेंगे तो हमको कोरियर के माध्यम से उनको पहुंचाएंगे। तो इस तरह से अभी मेरा चल रहा तैयारी। और एफपीओ में थोड़ा सा चुनौती भी है, एक लक्ष्य तो बहुत है, सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है एफपीओ के माध्यम से करना, सरकार का तैयारी है कि हम समूह बना के किसानों को जागरूक करें, आगे बढ़ाएं। लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारा है, और सबसे बड़ी चुनौती तो एक तो ये होता है कि एफपीओ का संचालन करना। संचालन में बहुत तरह की ये समस्या होता है क्योंकि इसमें 10 मेंबर होते हैं, आपस में तालमेल बैठाना एक एक ही समस्या हो जाता है, क्योंकि अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, तो फिर एक समस्या हो जाता है, कुछ इधर के बात कुछ उधर की बात अपने अपने लोग करने लगते हैं। तो एक ये भी एक समस्या है कि आखिर इसका कैसे इसका तालमेल बैठाया जाए। अगर किसी का इस विषय पर सुझाव है तो वो अपना सुझाव देने के कष्ट करेंगे। तो बस यही है, अभी मेरा चल रहा है, और कोई अपना डिमांड कर सकते हैं, हम उसको फुलफिल करेंगे। जी सर।
धन्यवाद ओंकारनाथ जी। और आपने कुसुम का तेल परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को आदरणीय गजानन बाजड़ जी ने दिया था और उन्होंने उसके बारे में चर्चा भी की थी और नाम और नंबर, मोबाइल नंबर भी लिख लिया था। कुसुम के तेल के लिए जो आदरणीय पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में इस पर अपन और चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी हमारे शशिकांत तिवारी जी जो नर्मदापुरम से हैं, उन्होंने हैंड रेज किया था। अगर वो उपस्थित हैं तो उनका स्वागत है जी। तिवारी जी अनम्यूट कर लें, अपनी बात रख सकते हैं आप। कोई पूछना है या उससे संबंधित मार्गदर्शन लेना है, सुझाव देना है, अनुभव शेयर करना है तो आप सादर आमंत्रित हैं। अस्तिबा तिवारी, चलिए अभी शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो मैं आमंत्रित, हाँ आदरणीय ML गौर साहब तीर्थ यात्रा पर हैं और उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनका स्वागत है। ML गौर साहब। ओम एवं सभी को हर की पौड़ी के गंगा मैया के दर्शन कर लें सब लोग। हम लोग आज सुबह सुबह पहुंच गए हैं। अभी स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पे पहुंच रहे हैं, आ गए हैं मतलब घाट पे। तो पूरी टीम सब लोग दर्शन कर लें और आगे की कार्रवाई जारी रखें। जी ओम। ये हर हर गंगे, माँ गंगा मैया के आपने दर्शन कराए हम सभी हर परिवार के सदस्यों को, बहुत सुंदर। और आपकी यात्रा मंगलमय हो। और आगे हम चर्चा जारी रखते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ मैं कि वो आएँ और आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। मुनिराज जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और क्योंकि बुनियादी समस्या जो है एफपीओ के माध्यम से प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन उसको बेचने के क्या पर्याय किए जाए, तो ये आज अच्छी पहल की है पवन सर ने कि कम से कम आपस में तालमेल जो हो जाएगा, एक दूसरे की समस्या दूसरे प्रांत के या दूसरे एफपीओ को पता चलेगी तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ अच्छा निकल जाएगा। तो कम से कम नेटवर्किंग हो जाएगा, ये बहुत अच्छी पहल है। तो इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे जिनके जिनके भी एफपीओ है, वो अगर अपने आसपास के या प्रदेश के जो अच्छे एफपीओ है, जो अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, उनके नंबर और नाम और एफपीओ का नाम या वो संचालन या सीईओ जो भी है, उनकी यदि जानकारी अपने अपने राज्य से या अपने अपने एरिया से 5-10 कम से कम 10 एफपीओ की जानकारी अगर वो इकट्ठा करते हैं और अपने योगाहार परिवार में शेयर करते हैं या पवन सर के पास में, आपके पास में नंबर भेज देते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मार्केटिंग करने में, अच्छा नेटवर्किंग करने में फायदा हो जाएगा। और फिर उसके बहाने ये भी पता चलेगा कि ये बाकी लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी क्या जरूरतें हैं, उनसे भी तालमेल करके और हमारे जो एफपीओ प्रोडक्शन करते हैं उनको उन अपने माल बेचने में, उनके स्टेट में या दूसरे राज्यों में बेचने में सहायता होगी। तो कम से कम हम जो जिनके एफपीओ है वो या हमारे जिनके एफपीओ नहीं भी है लेकिन वो योगाहार के सदस्य है, तो कम से कम ऐसा हम प्रयास करें कि कम से कम अपने अपने राज्य के या अपने अपने एरिया के जो अच्छे 10 एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं 10, तो उनके नाम, मोबाइल नंबर और उनका क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन का और मार्केटिंग का, वो यदि हम इकट्ठा करते हैं अगले 15 दिन में या महीने में, तो निश्चित रूप से उससे एक जो डाटाबेस बनेगा वो सहायता पूर्वक होगा। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शादिवाद। मैं आदरणीय सदन में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक एफपीओ पर आदरणीय मागीलाल जी 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 मैं बीच में रोक रहा हूँ, सर म्यूट कर लीजिए। तो बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और अभी जो डॉक्टर दुबे ने सुझाव दिया है ये भी एक अच्छा सुझाव है। हालांकि हमने उसमें काम कर लिया है, एक प्रारूप बन गया है जिसमें कि ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो एफपीओ के साथ जुड़े हैं या किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रारूप बना हुआ है कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कितनी मात्रा है, वो हम सर्कुलेट कर लेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, शुरुआत में ही बताया था
ये सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट आधारित है। अच्छा और बुरा का कोई मानक नहीं होता है, कभी कोई अच्छा हो जाता है, कभी कोई बुरा हो जाता है। और ये क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, तो इसलिए हम उसकी व्यवस्था के ऊपर भी मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि हमें अन्य जो साथी हैं उनका चयन कैसे करना है। ऐसे चयन नहीं करना कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका अच्छा है, लेकिन उसके मानक क्या होंगे। तो एक एफपीओ के परसों हमने बातचीत की थी एफपीओ के स्क्रीनिंग के ऊपर। मैंने बताया भी था कि हाँ एक प्रारूप बना हुआ है उसका भी, कि एफपीओ की गुणवत्ता को जानने के लिए और उसके कार्यों को समझने के लिए एक स्कोरिंग फ्रेमवर्क बना हुआ है। वो स्कोरिंग फ्रेमवर्क मेरे पास अब तैयार हो गया है। अंग्रेजी में था, मैंने उसको हिंदी में भी तैयार कर लिया है। उद्देश्य उसका ये रहेगा और सबकी जानकारी के लिए कि हम निष्पक्ष रूप से एफपीओ के जो भी हमें लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, उसके इसी सदन के कुछ सदस्य मिल करके, साथ मिल करके एक टीम बना करके, व्यक्तिगत रूप से नहीं, टीम बना करके यथासंभव उस एफपीओ के कर्ता धर्ता के साथ मिलकर के टेलीफोनिक वार्ता करें, और या फिर उनके साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अगर पास में हो तो उनके वहां विजिट भी कर सकते हैं और उनसे वो जानकारी ले सकते हैं, जिससे कि हमें विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति या एफपीओ अच्छी तरह से काम करने के लिए तैयार है। वो हमारे सिद्धांतों, योगाहर के परिवार के सदस्यों के सिद्धांतों और उनकी अपेक्षाएं उसके अनुरूप करेगा, धोखा नहीं देगा। हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास की जब बात है तो विश्वास के साथ धोखा भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका दूसरा पहलू। तो एक उन सब के प्रारूप हमारे तैयार हैं, और हम सब लोग मिलकर के अगर स्वेच्छा से इस काम को करते हैं तो उन मानकों के आधार पर अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, और आने वाले समय पर दूसरों का भी दूसरों को भी अकेले नहीं, एक टीम बना करके दूसरे एफपीओ को भी अपने साथ मिला करके साथ मिलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब ये साथ मिलकर के प्रेरित हो जाते हैं और हमें एक विश्वास हो जाता है, जो चयन करने वाली टीम है उनको विश्वास हो जाता है, और ये टीम दूसरे राज्यों के भी हो सकती है कि माना जाए महाराष्ट्र के कोई एफपीओ है और लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा है, तो उसका चयन करने की जो जिम्मेदारी है उसमें एक झारखंड से एक व्यक्ति हो गए, एक राजस्थान से एक व्यक्ति हो गए। उन्होंने साथ मिलकर के उनके साथ टेलीफोनिक वार्ता किया और तो वीडियो कॉल किया, उनकी बात को समझा जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, और अपनी रिकमेंडेशन दी कि इनको आप हम अपने साथ भी जोड़ लेंगे। ये प्रक्रिया आधारित अगर हम काम कर लेते हैं सफलतापूर्वक, मुझे लगता है कि आपका जो दायरा है एफपीओ के साथ जुड़ने का, जो दायरा है वो बढ़ भी जाएगा, और आपको एक विश्वास के आधार पर आप अपने काम को आगे संपादित कर सकते हैं। इसमें सफलता की चांसेस ज्यादा हो सकती हैं पहले के मुकाबले, और ये नेटवर्क आपस में ही एक दूसरे को मदद पहुंचाने के लिए कारगर साबित हो सकता है। मेरा तो ये मानना है कि ये व्यवस्था न सरकार के पास है, न किसी और संस्था ने इस तरह से काम किया है, तो क्यों नहीं योगाहार में इस तरह से हम कुछ इस तरह से इस चीज पर विचार करें। और लगता है कि ये व्यवस्था ठीक रहेगी, ये व्यवस्था पूर्व में की गई व्यवस्थाओं से अच्छी रहेगी, और तो इस पर हम कार्य कर सकते हैं। ये व्यवस्था में भी सुधार की गुंजाइशें हैं, बहुत सारी इसमें सुधार हो सकता है, इसकी सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। हर एक एफपीओ जो इस तरह से फिल्टर होकर के आ जाता है, उनके सबको हम एक वेब पेज उनका एक बना देंगे, एक जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक वेब पेज बना देंगे, उसमें लॉगिन करने की सुविधा है। उसमें आप एक दूसरे के बारे में जानकारी दे सकते हैं, अपनी जानकारी उनको दे सकते हैं, और इस तरह से एक वार्तालाप, हमारा संवाद लगातार जारी रहे, और हम अपनी उत्पादों को आदान प्रदान करने का, बेचने का, और अपनी सेवाओं को आदान प्रदान करने का, बेचने का, उसको सम्मिलित कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो साथी हैं वो भी इसी प्रकार से अपने आसपास एक अगर नेटवर्क बना लेते हैं, जैसे आज प्रतीक ने कहा था कि हमारा एक ठेले वालों का एक पता लग जाए कि वो कैसे हो रहे हैं, तो वो ठेले वालों के साथ एक नेटवर्क बना करके
या अन्य दुकान के साथ नेटवर्क बना करके, या जो गृहिणियां हैं वो अपना एक नेटवर्क बना के, ऑलरेडी उनका एक नेटवर्क होता है, तो ऐसे 4-5 अगर एक नेटवर्क बन जाता है तो एक ट्रक माल तो प्रतीक का एक शहर में आसानी से हमारे योगाहार के सदस्यों के द्वारा आपस में ही इसको विभाजित किया जा सकता है। ये काम पूर्व में किया गया था, और मैंने किया भी है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा साथ धैर्य रखने की जरूरत है। और मैंने इसको नॉन पेरिशेबल्स के साथ किया, दालों के साथ और बाकी सब्जियों के साथ नहीं किया था, फल के साथ नहीं किया है। तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, क्योंकि गृहिणियों का जब शहर में रहते हैं तो उनका एक नेटवर्क है, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। वहां पर भी थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स वाली व्यवस्था को जरा देखना पड़ता है, लेकिन अगर मोहल्ले का नेटवर्क हो और एक मोहल्ले के 50 लोग उपभोक्ता अगर साथ मिलकर के काम कर लेते हैं, या एक सोसाइटी के 50 लोग 100 लोग मिलकर के इस तरह से कुछ विचार कर लेते हैं, तो हमारे उत्पादनकर्ता और जो हमारा उपभोक्ता है उसका एक नेटवर्क बन सकता है, और उसका सबको फायदा हो सकता है। प्राइस में भी फायदा हो सकता है, और गुणवत्ता में भी विश्वास के आधार पर हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बता दिया है संक्षेप में कि कैसा हम इस तरह से काम करें और एक दूसरे को हम मदद करें। उद्देश्य ये है, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है। पैसे के साथ हम एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, और हम अपनी गुणवत्ता को मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद यस, जो पैसा है, पैसा का भी अच्छे प्राइस मिले, ये भी उद्देश्य है, लेकिन पैसे को हम प्रमुख उद्देश्य नहीं रखें। हम एक दूसरे की मदद करना और गुणवत्ता युक्त सामान, जैविक उत्पाद को हम इस तरह से एक दूसरे को दें, बेचें, आदान प्रदान करें, जो भी व्यवस्था है उसको करें। और इस प्रकार से एक एफपीओ से दूसरे एफपीओ में, ये माना जाए प्रतीक जी को कुसुम के तेल की जरूरत है, तो हो सकता है वो कहें कि गजानन बाजड़ जी के पास भी है, ओंकार नाथ जी के पास भी है, मैं यहाँ से भी इसकी आवश्यकता अपने मेंबर से अपनी आवश्यकता को देखते हुए उनके साथ मैं ले लूंगा और इनको मैं संतरे दे दूंगा। तो ऐसी सब चीजों पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम पर भी विचार हो सकता है, साथ में पैसे आधारित जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो मैंने संक्षेप में अपनी बात अब कह दी है, और इसके लिए जो बैकग्राउंड वर्क करना है, फॉर्मेट बनाने हैं, वो सब तैयार रखे हुए हैं। हम चर्चा के आधार पर एक निर्णय पर पहुंचे कि हम क्या यह रास्ता सही है, और क्या इस रास्ते से हमें वाकई में लाभ होगा, और क्या हम एक बड़े एक योगाहार परिवार के रूप में क्या इस तरह की व्यवस्था करने के लिए क्या हम सक्षम हैं। और अगर लगता है कि अभी इसमें कमियां हैं, कमियां होंगी, तो वो कमियां क्या हो सकती हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ एक हल सामने निकलेगा, और व्यवस्था जो मैंने बताई है उससे अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, और विश्वास आधारित व्यवस्था को बनाने का प्रयास करें। जी, बस अभी फिलहाल ये कुछ हैंड रेज्ड है। मुन्नीलाल जी आगे संपादित करिए। जी सर, धन्यवाद सर। जी मैं चतुर्वेदी के पहले आदरणीय प्रतीक जी को आमंत्रित करता हूँ, फिर मैं अभयवन चतुर्वेदी को आमंत्रित करूंगा। जी प्रतीक जी। सर, हमारा यहाँ पे जो गट था वो एफपीओ का, वो अभी बन गया है, और एफपीओ का भी अभी मतलब वो हमने भेजा है उनको आवेदन। तो वो जो फाइल के बारे में हमारा जो ट्रेनिंग हुआ था समृद्ध ग्राम में, तो वो जो सर आए थे, उन्होंने बोला था कि 18 फाइलें वहाँ पे होनी चाहिए, तो उसके लिए सीए का भी एक प्रावधान वहाँ पे रहता है। तो अगर उनका नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और उनसे कांटेक्ट कर, मैंने नंबर लिया था तो वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो सर का नाम और नंबर चाहिए था, जो सीए सर वहाँ पे आए थे, उनका ट्रेनिंग हुआ था वो सर का। जी जी जी, मैं उसका नंबर आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, और जो हमारी टीम है उनसे भी आप संपर्क कर देना। तो अगर मेरे पास उनका नंबर सीधे नहीं हुआ तो मैं अपने दूसरे टीम मेंबर का फोन नंबर उनको आपको दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करके नंबर ले लीजिए। ठीक है प्रतीक? धन्यवाद सर। जी आदरणीय प्रतीक जी, जैसा आदरणीय पवन सर ने बोला है, पुष्पेंद्र यादव जी का नंबर मैं आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा। जी आदरणीय अभयवान चतुर्वेदी जी, आप जी सादर आमंत्रित। ओम ओम सर,
सभी को योगाहार परिवार को मेरा नमन। मैं अभी सर ने जैसा बताया इससे सहमति हूँ, और अगर इस तरह से हमारी कमेटियों का एक परीक्षण हो जाए, जितना एफपीओ परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्य हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम एक दूसरे में जो हमारी कमियां हैं, हम अपनी कमियां महसूस करते हैं कि हम अभी और कुछ करना चाहते हैं और हमें कहीं गाइडलाइन मिल जाए, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। ये कमेटी जो बन रही है अदर अदर स्टेटों की, इससे एक ये बेनिफिट होगा कि जितना भी मेंबर जुड़ा है मार्केटिंग के लिए, और जो भी हमारी टेक्निकल अभी कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने के लिए, इससे अच्छा कोई और ही विकल्प नहीं हो सकता है। अगर इस तरह से परीक्षण होगा, जजिंग कमेटी हमारी बैठेगी, तो हमें अपनी कमियों को महसूस होगा। हम अपने सभी प्रोडक्टों को सभी के पास अदर स्टेटों में भेज सकते हैं, और इसका जहां भी ज्यादा डिमांड है वहां भी ले जा सकते हैं। इससे मार्केटिंग भी खुलेगी, और जो हमारा प्रोडक्शन है, हम अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को देखते हुए नेट प्रॉफिट में लॉस में जा रहे हैं, तो उसका भी बहुत अच्छे स्तर से हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत सभी को नमन। बहुत सुंदर चर्चा आपने की है आदरणीय चतुर्वेदी जी, कि जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि हमें चयन करना है, उनका परीक्षण करना है, और हमें सफलता की ओर जाने के लिए हमें जो अपना प्रामाणिकता के साथ हम जो काम करेंगे, उसके लिए हम तभी तैयार हो पाएंगे जब हम अपनी टीम तैयार कर पाएंगे, हम उसका सर्वे कर पाएंगे, उसको हम जान पाएंगे, तो तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है उसका हम पूर्ति कर पाएंगे। बहुत सुंदर मार्गदर्शन और चर्चा आज युगहर कार्यक्रम में हो रही है एफपीओ को लेकर के। जो सरकार का फोकस है एफपीओ पर, एफपीओ के माध्यम से हमारे किसान समृद्ध हो सकते हैं, हम तमाम और कार्य भी कर सकते हैं। आगे मैं आमंत्रित करूंगा माघीलाल लोधा जी को, वो आए, वो भी अपना संवाद प्रदान करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। आज जो चर्चा हो रही है इस पे आपका क्या सुझाव है? आप अनम्यूट कर लें, अभी म्यूट हैं आप। चलिए, वहाँ तक जब तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है राजस्थान तक, तो मैं शरद वर्मा जी को आवाज़ दे रहा हूँ, नर्मदापुरम, वो आए और मार्गदर्शन प्रदान करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज की जो चर्चा चल रही है वो एफपीओ को मजबूत करेगी, और जो लोग एफपीओ से जुड़ना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भी फायदा मिलेगा। और नए एफपीओ का कैसे गठन हो, उसकी भी रूपरेखा समझने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छी चर्चा है, और इससे कुछ ना कुछ नए एफपीओ खड़े होंगे और नया आयाम बनेगा। आज सब मिलके, मोदी जी का सपना है कि बड़े बड़े एफपीओ बने, के माध्यम से काम को आगे बढ़ाया जाए, और आखिरी छोर तक जो एफपीओ में जोड़ा है उस व्यक्ति को भी फायदा मिले। कुछ लोगों के हाथों में वो एफपीओ की सत्ता ना रह जाए, ऐसा बायलॉज कहता है, और इसको सही ढंग से क्रियान्वित होना चाहिए। और नए जो जैसे एपीडा भारत सरकार का है, तो एपीडा से ये किस प्रकार जुड़ सकते हैं, क्या क्या चीजें बाहर विदेशों में सप्लाई हो सकती हैं, इनके भी जानकारी हम लोगों को चाहिए। अगर कोई एफपीओ वाला दे पाएगा कि बाहर विदेशों में किस माध्यम से अपनी चीजें जाती हैं और कैसे हम लोग उत्पादित करके दे सकते हैं, तो इनके विषय में भी थोड़े से विचार रखे जाएं। जी ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भैया। आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी ने हैंड रेज किया है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। जो शरद भैया जी ने अभी बोला कि एपीडा से ना, तो पूनम मैम है भोपाल से, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं एपीडा में, तो उनको हम इनवाइट करेंगे और वो विस्तृत तरीके से बताएंगे एपीओ के बारे में। और दूसरी चीज़ ये कि बालाघाट से जो मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी थे, वो आने वाले थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाए हमारे कार्यक्रम में। तो उनका हम लोग का एक एफपीओ, मैं भी उसमें ज्वाइन हूँ। एफपीओ है आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी। तो एफपीओ है, तो उसमें भी जैसे शामिल होना चाहेंगे। अभी जो एफपीओ की बात कर रहे थे पवन सर,
कि वो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो श्रीवास्तव बाबू जी से भी मैं बात करूँगी, लेकिन बस वो एपिडा से बता रही थी मैं कि एपिडा में वो मैम को पूनम मैम को इनवाइट करेंगे हम। जी बस इतना सा था। जी धन्यवाद। जी जी बहुत सुंदर आप जी सदा भैया। बहुत अच्छा मैडम, जब भी आप होने में चर्चा कीजिए। पूनम जी से संवाद करिएगा कल्पना जी, और साथ ही मुरली मनोहर अगर भाई साहब अगर ठीक स्वस्थ हो गए हैं और जब वो उनका समय हो मार्गदर्शन देने का तो उनको भी आमंत्रित कर ले, तो हम एपीयू के ऊपर और भी चर्चा कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सीमा पांडे बहन जी, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और एपीयू से संबंधित कोई अगर सुझाव हो कोई तो आप संवाद कर सकती हैं। सीमा पांडे बहन जी, शायद सीमा पांडे जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। कोई सवाल, कोई चर्चा? जी आदरणीय पवन कुमार जी, हम सबको मार्गदर्शन दें। जी मैं कह रहा था कि म्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा था ये जो चर्चा हमने की है, अभी मैंने केवल 2 चीजों के बारे में बताया कि एफपीओ के द्वारा उत्पादन और उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। उन उत्पादों के बारे में प्रारूप हम 1-2 दिन में तैयार हो गया है, उसको सर्कुलेट कर लेंगे। जो भी इच्छुक होंगे फिर उनके साथ ठोस रूप से बातचीत की जाएगी, क्योंकि यह सदन अभी हम चर्चा करने के लिए है, उसके लिए हम अलग से टाइम निकाल के संभवतः दिन के टाइम पर जो भी ऐसे इच्छुक होंगे उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक एफपीओ जो इस तरह से काम करने के लिए इच्छुक है, उनसे हमने यह भी पूछना है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। हो सकता है उनको बीज की आवश्यकता हो, जो कि सप्लाई हो सकता है, उदाहरण के लिए ब्लैक राइस का भी उदाहरण आया था। हो सकता है उनको बाकी अन्य चीजों की आवश्यकताएं हैं, सोलर ट्रैप की आवश्यकता है, और काफी लोगों को आवश्यकता है। और इस तरह के जो भी आपको इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा किया जाएगा कि यह उनके ऐसे इनपुट को जो सप्लाई करने वाले जो लोग हैं या जो व्यक्ति हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग इसमें करेंगे। तो आपकी जो आवश्यकता है, जहाँ पर आप बेच रहे हैं और जहाँ पर आपकी आवश्यकताएं हैं, जो आपको इनपुट की जरूरत है, मशीनरी की भी हो सकता है जरूरत पड़े, और वो ऐसी चीज हो जिसमें कि ज्यादा लोगों को अगर फायदा मिल सकता है, तो ऐसी संस्थाओं को भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि यह विश्वास हो सके कि ये संस्था जो कुछ चीज सप्लाई कर रही है इसमें गुणवत्ता है, इसकी अपनी क्वालिटी उसकी मेंटेन्ड है, और किसी प्रकार का वह भी धोखा नहीं देगा हमें, और साथ ही उसके रेट भी उचित हैं। तो इन दोनों तरह की व्यवस्थाओं को उस प्रारूप में आप भरेंगे, आप क्या उत्पादन कर रहे हैं, क्या सेवाएं दे रहे हैं, और आवश्यकताएं आपकी क्या क्या है, कितनी मात्रा में है। जो आवश्यकताएं हैं, ऐसी संस्थाओं के 1-2-3 लोगों के साथ मिल करके उनके साथ साक्षात्कार, उनकी कार्यों को देखना, फील्ड लेवल पर उसकी जांच पड़ताल करना, संभवतः योगाहार मंच के माध्यम से ही वो सब चीजें हो सकती हैं, और इस तरह से करके उनको भी इस नेटवर्क का हिस्सा बना लें, जिससे कि आने वाले समय पर वो और भी लोग जो जुड़ते जाएं, उनका भी कम से कम इसके प्रति रहे कि इनके एक विश्वास के रूप में इनको लिया गया है, इन पर हमने छानबीन की गई है, और वैसे ही नहीं बुला दिया गया है कि मुझे आज अच्छा लगा तो मैंने कहा कि चलो इसको भी आप अपने नेटवर्क के साथ जोड़ दें। ऐसा नहीं, इसमें आप ये जो एलिमेंट में विश्वास की बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं, विश्वास, और मुझे इसके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा जो है, भरोसे वाले लोगों को ही अपने नेटवर्क में जोड़ेंगे और उसके माध्यम से ही उनको सम्मिलित करेंगे। तो अपनी आवश्यकताओं को भी अगर हम चिन्हित कर लेते हैं और उनको हम लिख लेते हैं, तो एक हमारे पास प्रारूप में डेटा आ जाता है। वो डेटा को हम डिजिटाइज कर देंगे और इस तरह से नेटवर्क को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि जन आधारित है, किसी उस पर आधारित नहीं है कि हम किसी उसके साथ जुड़े हुए हैं।
ये इंडिपेंडेंट नेटवर्क की तरह काम करे और अपनी समस्याओं का भी समाधान करे और एक दूसरे को सहयोग भी करे। जी, तो इस विषय पर भी अगर कोई टिप्पणी किसी की है और कोई सुझाव है, तो वो भी अपने विचार इसमें दे सकते हैं। जी, जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मुनिराज जी। दरअसल में बहुत अच्छी चर्चा, और हम जो सुझाव दिया था और पवन सर ने जो मान लिया है और वो उसी के बारे में आगे बात बोली है, वही काम की जरूरत है और योगाहार मंच के माध्यम से वो निश्चित रूप से हो सकता है। अभी इसमें मेरे मन में जो था वो मैं बात रखता हूँ। एक तो इसका नेटवर्क जैसा वधूवर सूचक मंडल रहता है कि किसके किसके एफपीओ है, क्या प्रोडक्शन करते हैं, कितना करते हैं, क्या बेचते हैं, बेचने में उनकी क्या सहायता होती है। ऐसा एक शुरुआत बेसिक चीज ऐसी होगी कि पहली स्टेप हम अपने अपने जिनको योगाहार सदस्य है या एफपीओ वाले जो अच्छे काम करना चाहते हैं, वो अपने अपने एरिया के 5 बोरो या 10 बोरो एफपीओ के बारे में जानकारी लेवे, और वो प्राइमरी स्टेप पहली स्टेज हो जाएंगी। दूसरी स्टेज ये होंगी कि भाई जिसको ये आपस में नेटवर्किंग करना है, बेचना है, दूसरे की मदद लेना है, वो आपस में तालमेल लेंगे, और आपस में तालमेल लेने के बाद में फिर वो विश्वास वाली जो बात है, और ये जो है अगर ये समझो कि मध्य प्रदेश का एक एफपीओ है और महाराष्ट्र का एक है, और ए से टी वालों का जुड़ना है, यह जब बात आती है तो दोनों संपर्क करेंगे योगाहार सदस्य को, तो निश्चित रूप से फिर योगाहार सदस्य वो दोनों एफपीओ के बारे में जानकारी निश्चित रूप से लेना, उसकी विश्वासार्हता है नहीं है, साथ ही साथ में उनका गत 1-2 वर्षों में क्या ट्रांजिशन हुआ है, उनका पैसा लेन देन बराबर हुआ है नहीं हुआ है, यह जो जांच पड़ताल है, यह जांच पड़ताल योगाहार के सदस्य या वो एफपीओ करेंगे। और निश्चित रूप से फिर आगे जो उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो दोनों को अपना जो उनका अनुभव है कि हाँ भाई आप आगे जा सकते नहीं जा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ये दूसरी स्टेज होगी। निश्चित रूप से इसमें मैं जो चाह रहा था कि जैसा कि पहले तो इनिशियल एनलिस्टिंग हो, आपस में वो दोनों बात करें, उसके बाद में विश्वासार्हता वाला मुद्दा बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि वो किसानों से जुड़ा है, तो उसमें किसी की मतलब डिसीविंग नहीं होना चाहिए, फलगत नहीं होना चाहिए, ये निश्चित रूप से होनी चाहिए। और इसके संदर्भ में मेरे मन में जो बात ये इसलिए भी आ रही थी कि जैसे बहुत फंडिंग एजेंसी होती है, अब फंडिंग एजेंसी खुद अपने पास नहीं जाती है, लेकिन जिसको फंड चाहिए वो और फंडिंग एजेंसी आपस में तालमेल होता है, और जब देने की बात आती है तब वो फंडिंग एजेंसी अपने उस एरिया का कोई भी जैसा योगाहार साथी है फॉर एग्जांपल, तो वैसे कोई भी वो साथी को बोलती कि हाँ वो उसके पास में जाके देखो, वो बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी जांच पड़ताल करो, और जांच पड़ताल करती है तो फिर हमको उसका रिकमेंडेशन करो। बस यही इसी प्रकार की एक व्यवस्था यदि हम ये योगाहार मंच के माध्यम से अगर खड़ी कर सकते तो बहुत बुनियादी काम होगा, विश्वासार्हता का काम होगा, और ये नेटवर्क निश्चित रूप से बढ़ते जाएगा। और इस संदर्भ में जो पहल है वो पहल पवन सर के माध्यम से और आज की चर्चा के माध्यम से जो भी होंगी, उसमें सब में यदि हम उस नेटवर्क को अच्छे से बढ़ाने में, गुणवत्तापूर्वक बढ़ाने में हम योगाहारी अगर उसमें सहायता देते हैं तो बहुत बुनियादी काम हो रहा है, ऐसी मेरी मान्यता है। जी आदरणीय ओमकार नाथ जी, आपका स्वागत है। जी सर, वो अभी सर पवन सर डेटा कलेक्शन की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में कुछ और डेटा है जो हम लोग को आवश्यकता पड़ सकता है। पहला चीज की है कि एक तो डेटा ये होना चाहिए कि पूरे इंडिया में कितना है, हालांकि बहुत बड़ा ये डाटा है, अभी तुरंत कलेक्ट करना उतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी किस स्टेट में कौन कौन से एपीओ इनपुट और आउटपुट में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जो भी हर स्टेट के से 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 एपीओ का लिस्ट अभी फिलहाल में तैयार हो जाए, तो और पूरे इंडिया का जो अभी अच्छे या 1 to 50 या 1 to 100 एपीओ जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं या इनपुट आउटपुट का काम कर रहे हैं, तो उसका डेटा अगर उपलब्ध हो जाता है तो फिर हम लोग को थोड़ा और उनसे फिर कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाएगा।
वो डेटा सारा उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा फिर किस स्टेट्स में किस चीज़ का वहाँ पर प्रोडक्शन उपलब्ध है और उसका इंडिया में क्या कहाँ उसका किस चीज़ का कहाँ डिमांड है। इसके साथ साथ जैसे कि शरद वर्मा भैया बोले कि निर्यात है, तो निर्यात ये होना चाहिए कि इसमें कौन सा चीज प्रोडक्ट का डिमांड है। हमारे इंडिया से हम किसान जो मेरे यहाँ पर एफपीओ इंडिया में जो भी एफपीओ हैं हम लोग जो भी हैं वो सामान कितने एफपीओ बाहर सप्लाई कर रहे हैं और क्या क्या संभावना है इसमें आगे सप्लाई करने का। इस तरह का कुछ और डाटा इस तरह भी अगर इस पर भी काम होता है तो फिर थोड़ा सा और हम लोग को आसानी हो जाएगा कि अगर कोई एफपीओ इंडिया में काम करना चाहते हैं या कुछ उनके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर भी सप्लाई किया जा सकता है तो फिर वो भी फिर एक थोड़ा सा आसानी हो जाएगा आगे चल करके। जी सर। जी आदरणीय ओमकार जी, आदरणीय पवन कुमार जी का जो मार्गदर्शन मिला है उस एफपीओ के संचालन के लिए, एफपीओ की तैयारी के लिए, उसके एवज में आपने जो कहा है और भी लोगों के लिए जो हित में है, हमारे किसानों के लिए एफपीओ का कैसे निर्माण हो, एफपीओ में क्या क्या पारदर्शिता होना चाहिए, इस पर हमारे आदरणीय पवन कुमार जी ने जो मार्गदर्शन दिया है। और भी किसी अगर भाई का कोई और सुझाव हो तो या कोई सवाल हो तो हम आमंत्रित करते हैं, वो हैंड रेज कर सकते हैं। इसके पहले मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी सदन में उपस्थित हों। रोशन लाल जी दिख नहीं रहे, उनका शायद हैंड रेज। जी आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, आप आएँ और अपना संवाद करने का कष्ट करें हमारे आदरणीय पवन कुमार जी और सदन से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आदरणीय पवन सर को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आपकी सर आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम चेक कर लें आप। अब आ रही सर आवाज? जी आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही? जी सबसे पहले तो बहुत आदरणीय पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो किट सर ने पहुंचाई थी, क्योंकि हम पहुंच नहीं पाए थे, उसके बाद भी सर ने जो बड़ी उससे ये किट हमें पहुंचाई है, निश्चित रूप से मैं अभी उसी को देख रहा था, कल पहुंची है शाम को, तो मैं एक किट को देख रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। पूरे पतंजलि परिवार का, हमारे योगाहार परिवार का, कि मुझे ये सम्मान दिया आदरणीय पवन सर ने। और निश्चित रूप से ये मैं पुस्तकों को आज ही 2 तो मैं अपनी बैग में ही रखूँगा, एक जो मृदा वाला है और जैविक कृषि, और बाकी घर पे उसके लिए रखूँगा। तो सबसे पहले तो ये बात मुझे कहनी थी, मैं खुद पर मैं बोला चर्चा इस दिशा में चल रही है, उसके बाद में बात करूँगा। दूसरी बात एफपीओ की, ये जो हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है इसकी हमारे एफपीओ की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में जो सर ने उस दिन भी बोला था कि बहुत जो माल प्रैक्टिसेस भी बहुत हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इनको देखने की ज़रूरत है कि क्या हम क्योंकि लिस्टिंग से और हम कहीं से वो कर ले तो थोड़ा सा जो डेटा है वो उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि उनकी जो मार्केटिंग है, जो भी एफपीओ है वो कितना मार्केट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और किस तरह के उनके कहीं जो उनके जैसे हम फीडबैक वाले जो होते हैं, जैसे हम अमेजन पे कोई मटेरियल आता है उसका फीडबैक होता है, तो ये फीडबैक वाला भी एक वो रहे कि क्या फीडबैक्स हैं, जब भी हम कुछ वो करें तो फीडबैक का भी एक कॉलम छोड़े हमारी, उसमें भी हम जब कोई इसको एफपीओ का एक बड़ा वो करने जा रहे हैं, तो हम इसमें जब भी कोई चीज़ वो करें तो उसके फीडबैक के लिए भी एक वो छोड़ें, ताकि हमारे पास उसकी जानकारी भी हो कि एक बार अगर मान लो कहीं से कोई मटेरियल गड़बड़ आता है तो उसका फीडबैक हमारे पास एट ए टाइम आ जाए। क्योंकि आपकी जो रेपुटेशन खराब होने में सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि हम एग्रीकल्चर जीन्स पे काम करेंगे और इसमें ज़्यादातर पेरिशेबल है, और
कौन किस तरह की गुणवत्ता में, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने इसकी बात की, एक राइस की बात की, तो राइस में इतनी ज्यादा वैरायटी है। हमने बोला कि हमने फला राइस दिया, तो हमारे यहाँ से जो अभी चिन्नौर हमने जीआई किया है उसी के नाम से वो हम यहाँ पे 110 से 150 रुपए किलो में यहाँ बिक रहा, लेकिन कई सारे ओपन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में वो 60 रुपए किलो भी है और मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट बिक रहा है। तो कई सारी चीजें ऐसी हमारे जो उसमें प्लेटफॉर्म पे चलती है। तो हम जब भी मार्केटिंग की बात करेंगे तो ये सर ने जो कहा कि विश्वास इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, और जहाँ पर भी इसमें विश्वास का वो होगा तो वो थोड़ा सा हमारी पूरी पूरी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। तो काम बहुत अच्छा है, पर इसमें सावधानी भी उतनी ही रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये जब नेटवर्क बनेगा तो ये हमारी जो एक चैन है उसको सपोर्ट करने में काम करेगा, और इसमें बहुत पारदर्शिता रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सिर्फ और एकमात्र यही है पारदर्शिता, क्वालिटी की पारदर्शिता, आपके उसकी क्वांटिटी की। तो सब चीज़ों पर हमको क्वालिटी क्वांटिटी सब पर अगर हम वो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी चीज़ें अच्छी होगी। और ये जो एक इसको हम एज ए स्टार्टअप भी कह सकते हैं कि एक नया स्टार्टअप हम शुरू कर रहे हैं कि हम एक सारे एफपीओ को हम एक जो अच्छा कर रहे हैं उनका मटेरियल वो करके हम एक नई लिंक में कर रहे हैं, तो हम इसको एज ए स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। जी ओम जी, बहुत सुंदर आदरणीय और डॉक्टर रसनलाल जी। और आपने कहा है पारदर्शिता, क्वांटिटी और क्वालिटी, इन पर जो आदरणीय पवन कुमार जी ने जो मार्गदर्शन दिया है कि एफपीओ के संचालन के लिए आपने भी चर्चा की है। जी प्रतीक जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, उनका स्वागत। सर जो एफपीओ का एक हमारा प्रोग्राम हुआ था उस समय एक बात निकली थी कि कमोडिटी एक्सचेंज और एफपीओ का एक विशेष ग्रुप होना चाहिए जो डेडिकेटली जो है एफपीओ के संदर्भ में ही उस पर चर्चा हो, और अगर किसी के पास कोई कमोडिटी होगी जिसको एक्सचेंज करना होगा तो उसके हिसाब से वो फोटो डाल के उसके ऊपर कांटेक्ट भी डिटेल्स हो सकती है एक दूसरे से शेयर। तो मेरा एक ऐसा रहेगा कि सर एक एफपीओ और कमोडिटी एक्सचेंज का एक ऐसा ग्रुप अगर हो जाए योगाहार फैमिली का तो वो भी एक अच्छा रहेगा, और उसमें हम डेडिकेटली एफपीओ का ही उसमें एक फोकस रहेगा जो हमें एक आसान, और जो भी स्टेट वाइज जो हमारे सभी योगाहार परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं उनके साथ हम सीधा कांटेक्ट कर पाएंगे। तो सर से मेरा निवेदन रहेगा कि एफपीओ को डेडिकेटेड कमोडिटी एक्सचेंज का एक अलग ऐसा ग्रुप का अभी भी एक अगर हो व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ, तो भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। जी, आदरणीय प्रतीक जी का आदरणीय पवन कुमार जी से रिक्वेस्ट निवेदन मैं सुनना चाहूँगा सदन आदरणीय पवन कुमार जी का मार्गदर्शन, फिर इसके बाद अगली जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये जो चरण है हमारा एक पहले हम एक ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, पहले हम डेटा को देख लेते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग जनरली डेटा के पास है, शेयर किया है नहीं किया है, तो इस चीज को एक बार हम समझ लेते हैं। और इसमें ये अगले चरणों का कुछ एक हिस्सा है, डेडिकेटेड ग्रुप बनाना, हो सकता है कि कमोडिटी वाइज भी ग्रुप बन जाए, हो सकता है कि रीजन वाइज भी ग्रुप बन सके ऐसे। तो इसको बिल्कुल मुझे ध्यान में है, लेकिन इसको जरा इस समय के बाद हम इसको आगे क्रियान्वित करते हैं तो बिल्कुल रहेगा। इसकी इस ग्रुप के क्या डूज एंड डोंट्स होंगे, वो ग्रुप क्या कर रहा होगा, इसके बारे में आप भी प्रतीक आप कुछ नोट कर लो कि आपकी ये चीजें हमारी इस ग्रुप की नियमावली रहेगी, ये इस तरह से काम करेंगे। तो कुछ एक पॉइंट्स बना लेते हैं तो पैरेलली हम कई चीजों पर एक साथ काम कर सकते हैं अगर सब लोग इसमें योगदान देते हैं। और इसीलिए इसको मैंने कहा है कि हम इसको एक स्वैच्छिक रूप से अभी रख रहे हैं, कोई इसमें फॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, ना कोई स्टार्टअप के रूप में इसको अभी विजुलाइज किया है। अगर स्टार्टअप की बात होगी तो उसको कुछ समय बाद जब एक आपके पास एक एडुकेट नंबर आ जाते हैं
और उसमें जो सदस्य हैं उनके अंदर एक उत्साह अगर होता है और उत्साह नजर आता है और कुछ काम हो जाता है तो उसको इसका इस रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जब तक कि ये काम पूर्ण नहीं होता है और एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पहले हमें आपस में ही क्रिएट करना है इस माध्यम से। ये एक एक्सरसाइज है जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी कितनी ताकत है, हमारे सदस्यों की ताकत कितनी है और कितना इसमें उनको काम करने के प्रति उनकी रुचि है। और ये इस चीज को जब वो आगे बढ़ेगी, जब आगे बात बढ़ेगी तो और उसके साथ जितनी भी संभावनाएं हैं उन सब संभावनाओं पर हम विचार कर सकते हैं। अभी संभावनाएं अपार हैं, बहुत सारी संभावनाएं, लेकिन मैं अभी ये सारी बातें अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी बेसिक चीजों पर ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो हमारी ये पहली परीक्षा, इसको समझ रहे हैं कि हम अपनी पहली परीक्षा में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आगे इसमें पास होंगे और कैसा हमारा अनुभव रहेगा, इसके आधार पर हम आगे काम करेंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद। अपार संभावनाएं हैं, अपार सुझाव हैं और अपार जो है हमारी जो इस युवा कार्यक्रम की योजनाएं लेके जाना है। ये बहुत कुछ है जो आदरणीय पवन कुमार जी सोच के रखे हैं और लगातार चिंतन चल रहा है और इस किसान और इस देश को कैसे स्वस्थ और समृद्ध बनाया जाए इस पर भी लगातार चिंतन और योजनाएं बन रही हैं। हम सब भाई बहन उत्साह के साथ स्वैच्छिक रूप से अभी हाल इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और जुड़े रहें और उसका रूप भी जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि अगर दिया जाएगा तो पहले हम लोगों को परखें, जांचें और फिर हम आगे बढ़ें। देश का जो हमारा एफपीओ बनेगा वो उसमें कुछ कर दिखाने की क्षमताएं होगी, कुछ हटके दिखेगा, ऐसा योजना है। तो इसके लिए हम सब तैयार रहें और ऐसे साथियों को भी जोड़ें कि ताकि जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, ऐसा ही ये एफपीओ जो निर्माण होगा उसके लिए आगे प्रोसेस होगी, उसमें हम सब आगे अपना योगदान देंगे। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को कई दिनों से नहीं सुना था, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना कोई संवाद हो, सुझाव हो तो प्रदान करें। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जय श्री राम। जय श्री राम। काफी दिनों के बाद आज योगाहार मंच के सभी सदस्यों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस योगाहार मंच में जुड़े हुए समस्त बंधु भगिनी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी, मुनीलाल जी भाई साहब, कल्पना बहन, रंजना बहन, शरद भैया, डॉक्टर रोशन जी, ओंकार नाथ जी, बहुत सारी बड़ी टीम। वैसे तो मैं अपने आप को बहुत अभागा समझ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम हमारे योगाहार मंच का हो गया इस बीच में, किंतु मैं राष्ट्र कार्य में लगा हुआ था, संवैधानिक कार्यकर्ता था। अब की बार अब अगली बार 500 पार और आप लगे रहो, आर के पार सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो शास्त्री जी, लगे हैं राष्ट्र कार्य में आप, कोई बात नहीं। मैं काफी दिनों से अनुपस्थित रहा हूँ, आज ही योगाहार मंच में मैं उपस्थित हुआ और अपने सारे विचारों को मैंने सुना है। हमारे 2 एपीओ नीमच जिले के अंदर हैं और आज शाम को 4 बजे मैं नीमच जा रहा हूँ। कल अपने एपीओ के जो बंधु हैं उन सबके साथ में कल मीटिंग है और उनके साथ में उनकी कार्य योजना में हमने कुछ किया है नया, उसकी रूपरेखा वहाँ समझना है और उसके हो सकेगा तो मैं परसों के दिन इस विषय पे कुछ बातचीत करूँगा। हम लोगों ने हाथ की घट्टियों पे कुछ काम चालू किया, जो देशी पिसाई के हमारे मसाले हाथ की घट्टियों से पीसने की संयंत्र हमने हनुमानगढ़ से कुछ मशीनें बुलवाई हैं और वो देखना है, अभी आ गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं, लग भी गई हैं। क्योंकि मैं चुनाव कार्य में लगा हुआ था इसलिए उधर जा नहीं पाया था, 2 महीने 4 महीने से नहीं जा पाया, 3 महीने से लगभग। तो कल आज शाम को 4 बजे मैं नीमच जा रहा हूँ और कल पूरे दिन एपीओ के जो अपने मित्र लोग हैं उन सबके साथ रहूँगा। तो आज तो कोई सुझाव नहीं है, आज तो श्रवण ही है। तो आज योगाहार कथा को श्रवण कर रहा था और जैसा कि विषय आ रहा है एपीओ के बारे में, तो हम लोग पूरी प्रामाणिकता के साथ काम करेंगे, ऐसा विचार है। आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आपको सुना और आप लगे हुए हैं मिशन में। और देखिए आपने कहा है हाथ से बनाने वाली जो चक्कियाँ होती हैं, जो मसाले पीसने वाले, गेहूँ पीसने वाली और ये तमाम जो है योजनाएं हमें याद आ गया है। अभी सदन में उपस्थित हमारे भाई बहनों को परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी ने मार्गदर्शन दिया था कि हाथ से जो काम किए जाते थे पहले, हाथ से छोटे छोटे उद्योग धंधे भी किए जाते थे, मसाले का है,
या तमाम वो हम करें। हम बहुत बड़े बड़े कार्य के लिए सीधी सीधी नींव रख लेते हैं और हम छोटे छोटे कार्य करके ही बड़े बन सकते हैं। तो आज ध्यान आ गया और आप इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा सभी सदन के भाई बहनों से कि छोटे छोटे से उद्योग धंधे शुरू करें। हमारे किसान भाई, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हम आज जो हमारी प्रगति होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। आज लगभग अब समय अपनी ओर बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई सुझाव और मार्गदर्शन अगर हैंड्रिज नहीं है तो मैं अब समापन की ओर चलूँगा ये बाहर कार्यक्रम को। मैं इसके लिए जी आदरणीय मांगीलाल जी, अगर आपका कोई नहीं है, मांगीलाल जी चले गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं रमेश चंद मेहरा जी, आप तक आवाज आ रही है? रमेश चंद मेहरा जी जी तक ओम। जी मैं आपको आमंत्रित करूंगा, अपनी बात रखें और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी ओम, आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और योग कक्षा के बाद हमारे जो चर्चा चल रही है एपीओ ये भी बहुत बढ़िया रही है और उस आप स्वयं कर दें। जी है ना? जी हो, जी हो। आप सही ओम चलिए, सर। आप ओम सर जी अभी जी आप व्यस्त हैं। रमेश चंद मेहरा जी कहीं खेत पर काम कर रहे हैं, तो मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ। रंजना जी आप नेटवर्क में हैं? जी 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 मेरी आवाज आ रही है? चलिए, नेटवर्क में नहीं है हेलो तो जी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जी धन्यवाद। और योगार मंच को सादर ओम। और आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही। आदरणीय रामकृपाल पटेल भाई साहब ने जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से लिए, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज जो हमारे बीच में हम सभी ने योगार मंच पर एपीओ पर चर्चा की, नए नए एपीओ बनाना और एपीओ के माध्यम से हम और कुछ नया कर सकते हैं। और भी इस पर हमारी चर्चा और परिचर्चा इस योगार मंच पर आज हुई और अपने अपने सुझाव आदरणीय डॉक्टर दुबे सर और ओंकारनाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने अपने बात रखी। और सच में ये सबके लिए महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त हुआ और ऐसे ही हम इसी कार्यक्रम को आगे लेके चलेंगे और कल भी देखते हैं नए कुछ चर्चा हमारे इस योगार मंच पर हमें सुनने को मिलेगी। तब तक आज हमारा जो योगार कार्यक्रम में सुबह 5:30 से भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय श्री योगाहार कार्यक्रम से जुड़े पतंजलि से आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय अभय बन जी, आदरणीय अनिल राय भैया जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आदरणीय बनी सिंह आर्य जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री भैया जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी, आदरणीय कृष्ण कुमार भैया जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी, आदरणीय कविता रानी जी अब जुड़ गई है, आदरणीय नागेंद्र लोधा जी जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय पीएफ एसपी से आदरणीय प्रभारी, आदरणीय प्रणीता सक्रेबेन जी, आदरणीय प्रतीक गुलांडे जी, आदरणीय राजश्री कुशवाबेन जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल भाई साहब, आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय रूप सिंह राजपूत भैया जी, आदरणीय सीमा पांडे जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय वैशाली विनायक बहन जी, आदरणीय और भी हमारे अन्य साथीगण व्यक्त हुए, उन सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार। अब यही हम विराम देते हैं और कल नई ऊर्जा के साथ, नए योग शिक्षक और नए चीफ गेस्ट के साथ फिर से हम मिलते हैं योगाहार परिवार में।
कल सुबह 5:30 बजे। तब तक सबको राम राम, सबका दिन मंगलमय हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही कामना करते हैं। फिर से मिलते हैं, तब तक सबको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आदरणीय रंजना बहन जी। और इसमें हम एक प्रस्ताव भी मेरी तरफ से कल रख देना कि इसको 8 बजे तक किया जाए, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है। 8 बजे तक, 5:30 से 8 बजे तक का ही इसमें अब उसको समय परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसा मेरा प्रस्ताव भी कल के लिए सदन में रख देना। यही ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने 8 बजे का टाइम जी, आप कल मेरा प्रस्ताव रख देना कल मेरी तरफ से। ये कहाँ लड्डू से भरे दिख रहे हो, कहाँ दिख रहे हो? अरे तुम मूछ वाले बाबा, ठीक है रखें, कल चलते हैं, मिलते हैं 5:30। ओम। जाना नहीं, अभी भोजन तैयार हो गया है। हो गया तो महाराष्ट्र कैसा नहीं जी दिखाओ भैया। देखिए, आप वैदिक प्रदेश में भोजन तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र वालों जैसा भोजन मत दिखाओ, वो दिखा के ही खिला देते हैं बस। हैं व्हाट्सएप पे दिखा के नहीं खाया होता है भोजन।